स्किल और वैल्यूज दोनों का लेवल जो है वो नीचे जा रहा है। जो जनरेशन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है और इनफैक्ट लाइफ का पार्ट बन चुका है, बहुत हद तक लाइफ को ड्राइव कर रहा है। लेकिन इंडिविजुअल स्किल कैपेबिलिटीज जो है और इंडिविजुअल वैल्यूज, ये दोनों एक इंटीग्रेटेड एस्पेक्ट होता है इंडिविजुअल को क्रिएट करने में। एक को माइनस करके दूसरा चीज क्रिएट नहीं होता है। यहाँ पे वुमेन सेंटर्ड सब कुछ है। यदि वुमेन सेंटर्ड फैमिली है, वुमेन सेंटर्ड कल्चर है, वुमेन सेंटर्ड आप देखो तो पूरी स्पिरिचुअलिटी और पूरा अध्यात्म का ज्ञान है, उसके चारों तरफ प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ। तो विमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। गीता बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। हाँ। इतना सरल नहीं है, आसान नहीं है उसको समझना। और इसीलिए समय समय पर उस पे भाष्य लिखने वाले लोग आए हैं। जब तक कोई गीता पे भाष्य नहीं लिख दे, तब तक हम उसको उस लेवल के गुरु या अपने शास्त्र के जानकार नहीं मानते हैं। ऐसा आप देखो तो मोबाइल गेम आप अकेले खेल रहे हो, अच्छा, एक कोने में घुस खेल रहे हो। यदि ह्यूमन इंटरेक्शन हुआ तो आप डिस्टर्बेंस मानते हो। हाँ। कि इसने इंटरफेयर कर दिया मेरे खेल में। बोर्ड गेम में वो इंटरफेरेंस नहीं है, साथ चाहिए, मुझे इनका साथ चाहिए तो मैं खेल पाऊंगा, नहीं तो खेल नहीं पाऊंगा। राइट। तो वो बोर्ड गेम मेरे हिसाब से फार बेटर है मोबाइल गेम से। ह्यूमन इंटरेक्शंस होते हैं और सब एक साथ लर्न करते हैं। नमस्कार. महाएमटीबीच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. बोर्ड गेम्स. आजचा विषय आहे बोर्ड गेम्स. आपण लहानपणापासून बोर्ड गेम्स खेळतो. चेस खेळतो, बिझनेस, लुडो. पण हे गेम्स या गोष्टी ह्यांच्या कथा कुठून आल्या हे आपल्याला माहित नसतं. आज आपण अशा व्यक्तीशी बोलणार आहोत. आपल्यासोबत आहेत चंचल मालवीयजी. नमस्ते. ह्यांनी बोर्ड गेम्स डिझाइन केलेत, ज्यात आपल्या संस्कृतीतल्या ज्या कथा आहेत, रामाची गोष्ट, रामायण, त्यानंतर महाभारत, अशा अनेक गोष्टी, गीता, अशा अनेक गोष्टी वापरून त्यांनी लहान मुलांसाठी बोर्ड गेम्स तयार केलेत. ही नक्कीच वाखाणण्यासारखी गोष्ट आहे. आता ह्याच्या मागची प्रेरणा आणि हे सगळं कसं जुळून आलं, हे आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. शुरू करते हैं? जी बिल्कुल। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी देखिए, मैं आता हूँ आईटी के क्षेत्र से और मेरी फाउंडेशंस जो है वो हमारी एक कल्चर और अपने जो थोड़े रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं इसमें रही है। तो आईटी में जाने के बाद मैंने एक बहुत बड़ा कल्चरल जो एक गैप है वो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं जिस आइडेंटिटी को लेकर के आता हूँ उसके लिए कोई सेलिब्रेशन नहीं है, कोई माहौल नहीं है, कोई एनवायरनमेंट नहीं है, उसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के आया है, वो तो मुझे दिखाई दिया कि उसके लिए हम ज़िम्मेदार हैं। हमारी पूरी अपर जनरेशन जो काम है, जो वर्क कल्चर है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बहुत हद तक। तो वहाँ से मुझे ये आया कि नहीं, हम बच्चों को कल्चरली कैसे हम सिखाएँ। एक तो है एजुकेशनली आप सिखाओगे, एजुकेशन के थ्रू, वो भी एक हमारा कार्य है जो चल रहा है उसमें। और दूसरा है कि खेल-खेल में, कल्चर के थ्रू, एंटरटेनमेंट के थ्रू और है ना, बातों-बातों में उनके वोकैब्युलरी क्या हो बच्चों के, कि वो हमारे शास्त्र, हमारे संस्कृति, इन सब ज्ञान को वो लोग ले सकें बहुत ईज़िली, बहुत स्ट्रेस से नहीं, है ना? उनको उनको कोर्सेज़ में डालो तो रामायण की कहानी कहीं किसी गुरु से सीखेंगे, सुनेंगे, ऐसा नहीं। खेल-खेल में आसानी से कैसे वो उनके लाइफ में जा सके। तो ये वर्कआउट किया। क्या है, बोर्ड गेम में आने के पहले हमने मोबाइल गेम पे काम शुरू किया था। ठीक है ओके. ना? हमने एक कंपनी बनाई थी, मेधा एजुटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। 3 साल तक मैंने उसको रन किया था। लेकिन वहाँ इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा था और वो एक ग्रे एरिया है। मतलब आपने बनाया, फ्री छोड़ना पड़ता है गेम, हिट होगा, नहीं होगा, इस पे बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता था। तो फिर वो काम ड्रॉप करके हमने सोचा कि इसको कॉमन मैन के लिए अवेलेबल कराते हैं, है ना? इन्वेस्टमेंट भी उतना ही जितना लोगों की नीड है ना? वो सब ध्यान में रखते हुए हमने बोर्ड गेम पे शिफ्ट किया पूरा काम। और हर क्षेत्र के लिए है, जैसे रामायण सिखाना है, आप हमने जो बोर्ड गेम बनाया है, आप बच्चों को खेलने के लिए छोड़ दीजिए। एक तो वो खेलने में आपको समझ में आएगा कि वो खेलने में आप लग जाते हैं। हाँ, उनको बहुत मज़ा आता है फिर खेलने में, छोड़ते नहीं हैं। कुछ नहीं मालूम है बच्चे को, 3 दिन आप खेलने दीजिए उनको। तीसरे दिन रामायण की पूरी कहानी वो आपको सुना देंगे। ठीक है? ये डिफरेंस है। वो खेल-खेल में बच्चे-बच्चे के साथ खेलते हुए वो आपको सुना देंगे। उसी प्रकार गीता के ऊपर है। हाँ,
गीता के ऊपर एक बोर्ड गेम बनाया है। फिर एक जो मैंने कंसेप्ट है ना कि वुमेन जो हमारी है ना, हाँ, मैं वही पूछना चाहती थी क्योंकि ट्रेन में हम देखते हैं तो महिलाएं कैंडी क्रश खेलती रहती है हाँ, या फिर फार्म विले खेलती रहती है, तो उन्हें भी कुछ दिमाग वाला गेम खेलने मिलेगा या फिर कोई कथा वहां से सुनाई देगी। तो वुमेन के लिए आप क्या 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 बता रहे थे? हाँ, नहीं कैसा है, ये वुमेन एम्पावरमेंट का जो कंसेप्ट है ना, ये मुझे नहीं जम रहा था। ओके। क्योंकि वुमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड है। हमारे हमारी कल्चर में आप देखो तो वो शक्ति स्वरूपा है, ठीक है ना? शक्ति नहीं है तो ये शरीर फिर बेकार है। शक्ति जो है वो हमारे कल्चर का फाउंडेशन है, पुरुष और प्रकृति। तो जो वुमेन है वो ऑलरेडी एम्पावर्ड है। एम्पावर करने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट वो वेस्ट को जरूरत है, क्योंकि वहाँ के बाहर के एनवायरनमेंट और तत्व चाहिए उनको एम्पावरमेंट के लिए। यहाँ तो वुमेन सेंटर्ड सब कुछ है। यदि वुमेन सेंटर्ड फैमिली है, वुमेन सेंटर्ड कल्चर है, वुमेन सेंटर्ड आप देखो तो पूरी स्पिरिचुअलिटी और पूरा अध्यात्म का ज्ञान है उसके चारों तरफ, प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ। तो वुमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। तो ये जो वुमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट ये मुझे जम नहीं रहा था। मैं बोला कि लेट देम रियलाइज कि दे आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, राइट? तो उसके लिए हमने फिर एक बोर्ड गेम ऐसा सोचा जिसमें कि उनको ये कहते हैं ना कि चाहे युद्ध का क्षेत्र हो या ज्ञान का क्षेत्र हो या रिसर्च का क्षेत्र हो, हर जगह हमारे वुमेन जो है पार्टिसिपेटिव रही हैं और है ना युग युग से कंट्रीब्यूट किया है। ज्ञान का क्षेत्र हो तो गार्गी हैं, है ना, जो अपने गार्गी, मैत्रेयी। हाँ, मैत्रेयी हैं, उपनिषद में, वेदों में जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और युद्ध के क्षेत्र में आप देखेंगे तो कई से लेकर के इधर आप आए मुगल काल में भी जब आते हैं तो नायकी देवी है, कर्णवती है, झांसी की रानी है, दुर्गावती है, उधर रानी चेन्नम्मा है, रानी अब्बक्का है, मतलब लिस्ट है वुमेन के, इतने बड़े लिस्ट हैं, इतनी फियर्स फाइटर्स रहे हैं वो। ये रियलाइजेशन उनका ये चीज कनेक्ट नहीं किया गया उनको कि आपकी आइडेंटिटी बहुत बड़ी है, इतनी छोटी नहीं है। ऐसे आपको दुर्गा हम नहीं बोल रहे, यू आर देयर ऑन ग्राउंड एज दुर्गा, राइट? तो ये उनको रियलाइज करने के उनके लिए तो फिर स्वरूप क्या था वो गेम का? नहीं, उनको खेलना है। ओके। और ये चीज है कि थोड़ा तो लिटरेसी चाहिए उसमें, ऐसा क्योंकि उनको कार्ड्स है गेम में, कार्ड्स में कुछ चीजें देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो उससे क्योंकि नॉलेज ट्रांसफर है और कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो इट हैज टू बी टेक्स्ट, ठीक है ना? तो वो टेक्स्ट वाला पार्ट थोड़ा सा आता है, मतलब लिटरेसी थोड़ी चाहिए। बाकी वो अवेयर हो जाती है गेम खेल करके, वो अवेयर हो जाएंगे कि they are already empowered, they don't need any empowerment. All they have to do is they have to realize their own self। एक कहते हैं ना मल्टीटास्किंग, है ना, कि आप ऑफिस भी देख रहे हो, घर के लिए सामान भी लाने के लिए जा रहे हो, बच्चों को घुमाने के लिए भी जा रही है, ये मेन का मल्टीटास्किंग हो गया। वुमेन का भी मल्टीटास्किंग, वो भी ऑफिस जा रही है, घर में खाना बना रही है, बच्चों को बड़ा कर रही है। तो ये जो मल्टीटास्किंग जो एस्पेक्ट है ना, इसको लोग वीक करना चाहते हैं कि जैसे बोला घर में खाना बनाना तो हाय तौबा, अरे तो अत्याचार हो गया वुमेन के ऊपर में, बाहर काम कर रही है घर में। वो कंसेप्ट नहीं, यू आर डूइंग मल्टीटास्किंग, आप एम्पावर्ड हो, यू रियलाइज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब कुछ आपके चारों तरफ। ओके, ये बोर्ड गेम है या मोबाइल पे खेलते हैं? बोर्ड गेम है। फिलहाल हम मोबाइल वाले पार्ट से अभी उसको नेक्स्ट स्टेज में हम लोग मोबाइल पे जाएंगे। अभी हम पहले बोर्ड गेम के थ्रू ही, क्या है कि स्क्रीन टाइम भी कम करना है, बहुत स्क्रीन टाइम हो रहा है, उसमें हम भी एक ऐड हो जाए, ये हमारा उद्देश्य नहीं था। हम स्क्रीन टाइम से बाहर कैसे लेकर के आए, इसलिए मैं बोर्ड गेम के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ओके, तो बोर्ड गेम में दूसरा पार्टिसिपेंट लगता है? हाँ, तो मतलब ये गेम में भी थर्ड पार्टी, आपने बोला थर्ड पार्टी नहीं, बिल्कुल ह्यूमन इंटरेक्शन तो चाहिए ना। चार लोग मिलके खेलें। आपके मोबाइल गेम आप अकेले खेल रहे हो, अच्छा, एक कोने में घुस खेल रहे हो, यदि ह्यूमन इंटरेक्शन हुआ तो आप डिस्टर्बेंस मानते हो कि इसने इंटरफेयर कर दिया मेरे खेल में। बोर्ड गेम में वो इंटरफेरेंस नहीं है, साथ चाहिए, मुझे इनका साथ चाहिए तो मैं खेल पाऊंगा, नहीं तो खेल नहीं पाऊंगा, राइट? तो बोर्ड गेम मेरे हिसाब से फार बेटर है मोबाइल गेम से, ह्यूमन इंटरेक्शंस होते हैं और सब एक साथ लर्न करते हैं। मैं पूछना चाहूंगी कि गेम डिजाइन करते वक्त नियम और शर्तों के बारे में आप क्या सोचते हो? देखिए, ये थोड़ी क्रिएटिव एस्पेक्ट है, इनोवेशन से थोड़ा एक स्टेज ऊपर होता है। इनोवेशन ये है कि ये सोसाइटी की नीड है आज के तारीख में, ठीक है ना, कि सोसाइटी को स्क्रीन टाइम कम करना है, वैल्यूज देने हैं, कल्चर की बातें बतानी है, ये सब ये नीड हुआ, तो इसको हम लोग बोर्ड गेम में लाएंगे, लेकर के आएंगे, यहाँ तक इनोवेशन हो गया। अब ये क्रिएटिविटी के लेवल बहुत
किसी भी लेवल पे जा सकता है। मतलब हम एक लेवल पे लाए हैं जहाँ उनकी इन्वॉल्वमेंट, हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि गेम में उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, एन्जॉयमेंट हो, ये बात अपने को ध्यान में रखता है। उसके लिए हम लोग गेम जब डिज़ाइन करने के बाद में गेम प्ले पर्टिकुलरली डिज़ाइन करना पड़ता है कि किस तरीके से खेलें कि वो इन्वॉल्व हो जाए उसके अंदर में और उनको एन्जॉयमेंट आने लगे ओके। और सबकॉन्शियसली वो सब सीखते चले जाएँ। सिखाने का पार्ट जो है कॉन्शियसली नहीं होना चाहिए, है ना? वो गेम का ही पार्ट हो जाना चाहिए। तो ये 3 एस्पेक्ट पे ध्यान रखते हुए हम लोग गेम प्लेस डिज़ाइन करते हैं। ओके। देखो बोर्ड है, पॉन्स होंगे, डाइस होगा, मगर उसको चलना कैसे है, खेलना कैसे है, यहाँ पर क्रिएटिविटी लानी पड़ती है। ओके, ओके। हमारे यहाँ ये कल्चर पुराना ही है, मतलब दूध से हम बोर्ड गेम खेलते आए हैं। अभी शतरंज से बुद्धिमत्ता जागृत होती है, या फिर बिजनेस खेलते वक्त हमारा व्यवहार कौशल्य दिखता है। तो ऐसे कौन से वैल्यूज आप मतलब दिखाना चाहते हो या जागरूक करना चाहते हो? नहीं, आज जो है ना देखिए, यदि आप ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो स्किल और वैल्यूज दोनों का लेवल जो है वो नीचे जा रहा है। जो जनरेशन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है और इनफैक्ट लाइफ का पार्ट बन चुका है, बहुत हद तक लाइफ को ड्राइव कर रहा है। लेकिन इंडिविजुअल स्किल कैपेबिलिटीज जो है और इंडिविजुअल वैल्यूज, ये दोनों एक इंटीग्रेटेड एस्पेक्ट होता है इंडिविजुअल को क्रिएट करने में। एक को माइनस करके दूसरा चीज क्रिएट नहीं होता है। तो ये दोनों का लेवल नीचे जा रहा है। बच्चों में आप देखो, आप लोग ये मीडिया के क्षेत्र में है, आपको काफ़ी सारे लिखने वाले लोग चाहिए, एडिटिंग करने के लिए लोग चाहिए। तो आपको पहले जितनी आसानी से लोग क्वालिटेटिव लोग मिलते थे, आज वो क्वालिटी वाले लोग मिलना मुश्किल होता है। आप 100-100, 200-200 इंटरव्यू करेंगे तो गलती से कोई एक आपको लगे पसंद का आदमी मिले, यदि आप क्वालिटी खोजोगे तो। नहीं तो आपको किसी को लेकर के धीरे-धीरे ट्रेन करके, नर्चर करके फिर उसको बढ़ाना पड़ता है। तो ये कमी एजुकेशन के थ्रू आया है ये चीज़, है। तो इस गैप को फिल करना, जहाँ पर कि उनके स्किल और वैल्यूज़, पर्टिकुलरली वैल्यूज़, क्योंकि पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं। वर्किंग हो या नहीं हो, ये मैंने वर्किंग तो पहले भी थे, ठीक है ना? फीमेल्स आप देखेंगे तो खेत से लेके दुकान से लेकर के सब जगह पार्टिसिपेशन था फीमेल्स का, तो वर्किंग पहले भी थे। लेकिन एक जॉइंट फैमिली था, एक कल्चर था जिसका इन्फ्लुएंस, जिसको ब्रेक नहीं करते थे वो, है ना? ये नहीं कि मैं फ्रीडम के नाम में मुझे अपनी परिवार के जो रीति रिवाज है उसको तोड़ने में ही अपनी फ्रीडम और अपनी समझ और इंटेलिजेंस जो है वो मैं खुद को साबित करने में लग जाता हूँ, वो चीजें नहीं था। दैट इज देयर पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये होने की वजह से क्या था कि कल्चर सस्टेनेबल कल्चर था, ठीक है ना? फ्लोट होता था जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अभी वो कट हो गया है। तो वैल्यूज जो है वो सबसे मुश्किल पार्ट होता है। किसी स्किल के लिए आप ट्रेनिंग दे सकते हो, वैल्यूज के लिए आप ट्रेनिंग नहीं दे सकते। वैल्यूज को आपको कल्चरली ही ऊपर से नीचे जनरेशन में आता है, ठीक है ना? तो ये हमारा मेन थीम था कि वैल्यूज के ऊपर में ज्यादा ध्यान देना, जो बाकी लोग नहीं। स्किल सेल हो जाता है, वैल्यूज सेल नहीं होता, इसमें अपने को डिफिकल्टी लगती है ना? बहुत एफर्ट लगता है लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ये अपना थीम। अभी लास्ट पूछती हूँ, अपने गीता का बताया, तो गीता के ऊपर कैसा गेम बना रहे हो? बच्चे तो गीता पढ़ते नहीं। गीता बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। हाँ। इतना सरल नहीं है, आसान नहीं है उसको समझना। और इसीलिए समय समय पर उस पे भाष्य लिखने वाले लोग आए हैं। जब तक कोई गीता पे भाष्य नहीं लिख दे, तब तक हम उसको उस लेवल के गुरु या अपने शास्त्र के जानकार नहीं मानते हैं, ऐसा आप देख लो। तो चाहे शंकराचार्य हो, उन्होंने भी गीता पे भाष्य लिखा हुआ है, वहां से ट्रेंड शुरू होता है। और यहाँ से आप देखो तिलक हैं, राधा कृष्णन हैं, सब लोग। और आज तो स्वामी चिन्मयानंद से लेकर के कितने लोगों ने गीता के ऊपर में भाष्य लिखा है। इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, गीता परिवार का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जो बच्चों को गीता थोड़ा थोड़ा याद, जो है ना, श्लोक सिर्फ मेमोरी में डालने का काम जो है, उसी को एक अचीवमेंट माना जा रहा है कि बच्चे याद कर ले रहे हैं, बोल पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और गीता समझना आसान काम नहीं है। लेकिन गीता में आप यूं समझिए कि उपनिषदों के जो कंसेप्ट्स हैं वो गीता में बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है। लेकिन उपनिषद आपको समझना पड़ेगा यदि गीता को गहराई से समझना है तो, ठीक है ना? तो हमने ये सोचा कि सब कुछ तो बच्चों को नहीं बताया जा सकता, कुछ सिंपल चीजें को सिंप्लीफाई करके बच्चों को बता सकते हैं। जैसे सत्व रजस तमस मुझे उनको बताना है। आप गीता का 17वां अध्याय आ जाइए, श्रद्धा त्रय विभाग योग जो आता है,
तो उसमें आहार है, पूजा है ना, यज्ञ है, तप है, दान है। ये 5 एस्पेक्ट का सात्विक, राजसिक और तामसिक जो क्लैरिफिकेशन है, वो किया गया उसमें। और ये आप 5 यदि ठीक से देखेंगे, तप बोलेंगे तो विचार, थॉट्स जो आते हैं वो, वाणी और शरीर रूपी यानी क्रिया रूपी जो है, इन तीनों का सात्विक, राजसिक, तामसिक स्वरूप क्या है? मतलब एक्चुअली हमारे प्रैक्टिकल लाइफ पूरा कवर हो जाता है उसमें। एक चैप्टर 17 चैप्टर अकेले में पूरा प्रैक्टिकल लाइफ कवर हो जाता है। ठीक है ना? तो हमने सोचा कि इसका बच्चों को ये चैप्टर बहुत इजीली सिखा सकते हैं हम इनको। इजीली इन द सेंस बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया जा सकता है और ये उनके अंदर में क्लैरिटी लाएगा। आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमको पढ़ाया जाता है कि डाइट में जो क्लास 3-4 में आप आएँगे, फूड एंड हैबिट्स या फूड एंड हेल्थ के ऊपर चैप्टर्स आते हैं साइंस सब्जेक्ट में। और हमको वो पढ़ाते हैं कि अ, विटामिन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है, मिनरल्स होते हैं, ये सारे चीज़ होते हैं। सब्जी में भी होता है, पत्ते में भी होता है ना? फल में भी, फ्रूट्स में भी होता है, अंडे में भी होता है, मीट में भी होता है, प्रोटीन होता है, ये होता है, सब बता दिया। ना हाउ डू आई डिसाइड कि मुझे खाना है कि क्या नहीं खाना है? सब में सब कुछ आप तो कंटेंट बता रहे हो, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। मैं क्या खाऊँ, क्या नहीं खाऊँ, वो हाउ कैन आई डिसाइड? हमारे शास्त्र यहाँ पर जो है हमें डिसीजन एबिलिटी देते हैं, जिसको विजडम कहते हैं। साइंस आज जो पढ़ा रहे हैं ना, वो हमको डिसीजन एबिलिटी नहीं दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसके लिए मुझे स्कूल में इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी और एग्ज़ाम लिखने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे पास तो गूगल, और आज के तारीख में बहुत गूगल बाबा बहुत बड़े बाबा हो चुके हैं, ये सब काम इन्फॉर्मेशन देने के लिए, राइट? लेकिन विज़डम जो है, वो शास्त्र देता है। वो कहता है सात्विक भोजन क्या है, राजसिक भोजन क्या है, तामसिक भोजन क्या है। वो ये नहीं कहता कि आपको नहीं खाना है। वो ये कहता है कि आप तामसिक भोजन खाएँगे तो आपकी ये प्रवृत्ति और ये इस प्रकार की लाइफ डेवलप होगी। आप राजसिक खाएँगे तो इस प्रकार का इफ़ेक्ट आएगा, आप सात्विक खाएँगे तो आप ये अचीव करोगे लाइफ में। ये क्लैरिटी ला देता है। नाउ यू डिसाइड व्हिच वन यू वांट टू चूज़। तो आप सात्विक, ऑब्वियसली किसी को भी पूछो तो बोले मुझे सात्विक चूज़ करना है क्योंकि मुझे वो इफ़ेक्ट चाहिए। आई वांट टू बी ग्रेट, राइट? आई वांट टू बी हेल्दी, आई वांट टू बी हैप्पी, राइट? एंड आई वांट टू बी कि मैं किसी का हिंसा भी नहीं कर रहा हूँ, सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भी फिलॉसफी चाहिए। तो सात्विक भोजन। तो ये आहार, ये जो एस्पेक्ट है, ये गीता से आता है, ये सब ज्ञान हमारे शास्त्रों से आता है। तो ये थीम लाया गया है गीता और में। एज ग्रुप क्या है इन बच्चों का? 8 प्लस ओके। गीता के लिए, रामायण के लिए 8 प्लस। कुछ गेम्स ऐसे हैं जो 3 to 8 वाले ओके। एज ग्रुप के लिए भी हमने रखा है। उनको सत्व रजस तमस सिखा रहे हैं, बट एकदम बच्चे के लेवल पे, मतलब वो मोबाइल देख रहे हो, किसी की बात नहीं मान रहे हो तो तमस है, ये है, इस प्रकार से ओके। उनके हैबिट्स को मैप किया है। ओके, गुड। और ये गेम्स अगर चाहिए किसी को तो कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं? ये हमारे मेटा स्कूलिंग वेबसाइट पे उनको अवेलेबल हो जाएगा, www.metaschooling.com। और अभी हम लोग अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, सब पे डाल रहे हैं ये गेम सब, गुड। है ना? अभी शुरू किए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का काम जो है जस्ट अभी सब एस्टेब्लिश हुआ है। बट इसको अपने को बहुत लार्ज स्केल पे लेकर के जाना है। हाँ। सच में। आने वाले जनरेशन को ये देना बहुत ज़रूरी है। इम्पैक्ट ये होगा कि जो वोकैब्युलरी हमको चाहिए आज, हमारे देखो कल्चर हमारे वोकैब्युलरी में एस्टेब्लिश्ड है। आपने नमस्कार किया अभी, यस। गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग नहीं बोला, यस। ठीक है? ये नमस्कार हमारे वोकैब्युलरी का पार्ट है, जिसका मतलब होता है मैं आपको नमन कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग का मतलब नहीं होता कि मैं आपको नमन कर रहा हूँ, मतलब कि मॉर्निंग गुड है, तो गुड ही है ना वो। यहाँ पर मॉर्निंग बैड नहीं होता है। वो फॉरेन में उनको मॉर्निंग देखने को नहीं मिलता है, बर्फ में जमे रहते हैं, तो जिस दिन देखने को मिल गया बोलते हैं इट्स अ गुड मॉर्निंग। हम तो हर दिन देखते हैं सूरज को, हमको गुड मॉर्निंग का कुछ मीनिंग नहीं है, राइट? तो क्या हो रहा है, आज लोग गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, तो क्या है, आप गुड मॉर्निंग जब बोलते हो तो नमस्कार छूट जाता है ना, राइट? नमस्ते छूट जाता है, तो क्या नमस्ते गुड मॉर्निंग से बेटर नहीं है क्या? व्हाई डिड यू चूज गुड मॉर्निंग ओवर नमस्ते? तो वोकैब्युलरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, ये वोकैब्युलरी आने वाले जनरेशन को देना है, ठीक है? चाहे बोर्ड गेम्स के थ्रू दें, चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू दें, चाहे एजुकेशन के थ्रू दें, और ये वोकैब्युलरी होना जरूरी है जो हमारे कल्चर को सस्टेन करे। बहुत बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि ऐसा भी कोई डिझाईन कर रहा है. अच्छा लगा. आपल्यालाही हे गेम्स आवडले असतील आणि हवे असतील तर मी त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. तिथे जाऊन तुम्ही तुमच्यासाठी हे गेम्स ऑर्डर करू शकता आणि कॉन्टॅक्ट नंबरही देते. तुम्ही बोलूनही घेऊ शकता. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा आणि शेअर पण करा. कॅमेरामॅन सूरज आणि आलेख सोबत मी मृगा. धन्यवाद.